दूसरा हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो सीएनएस का पहला हिस्सा ब्रेन, इसके 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इसी को थोड़ा लेटिन वेटिन में बोलते हैं प्रोजेंसिफेलॉन, मेसेंसिफेलॉन एंड रोम्बेनसिफेलॉन। फिर प्रोजेंसिफेलॉन के 2 हिस्से होते हैं, इलेनसिफेलॉन और डायनसिफेलॉन। इलेनसिफेलॉन का एक और नाम है सेरेब्रम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। यही सबसे बड़ा दिमाग है, सबसे बड़ा ब्रेन यही है। ये देखिए, दिस इज, ये जो दिख रहा है आपको सल्कस गायरस युक्त, ये सेरेब्रम है। इसके 2 हिस्से होते हैं, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और इनको कनेक्ट करता है, देखो आपको दिखेगा, कार्पस क्लोजम। देखो मैं थोड़ा एंगल बनाता हूँ, ये अब दिख रहा है डॉट डॉट डॉट, दिस इज, ये व्हाइट मैटर होता है। बाकी जो दिख रहा है वो आपको क्या दिख रहा है, ग्रे मैटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भैया किसका माइक ऑन है? आवाज आ रही है? यस सर, आ रही। भैया हाथ जोड़े आपके, अभी तक भी सीखे नहीं, महीना भर हो गया है ना, और जब मन करता तब क्लास अटेंड करते हो। धर्मशाला है क्या है? ठीक है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा भैया, है ना, ध्यान रखना। ठीक, तो मैं नर्वस सिस्टम की बात कर रहा था, प्रोजेंसेफेलॉन एंड ड्रोबेनसेफेलॉन और मेसेंसेफेलॉन। प्रोजेंसेफेलॉन के 2 हिस्से होते हैं, टिलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन। प्रोजेंसेफेलॉन का पहला हिस्सा है टिलेनसेफेलॉन, जिसके 2 हिस्से दिख रहे हैं आपको, राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इसी को सेरेब्रम बोलते हैं, इसी को सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और ये आपको जो दिख रहा है दरार है, ये सल्कस कहलाते हैं, और ये जो उभरी हुई स्ट्रक्चर दिख रही है, ये गायरस कहलाते हैं। पता होगा, सरफेस एरिया बढ़ाने के काम आते हैं। ब्रेन की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है न्यूरॉन। तो ये मेन न्यूरॉन्स का बड़ा बना होता है, सबसे बड़ा न्यूरॉन, सबसे बड़े, सबसे अधिक न्यूरॉन हमको यही मिलते हैं। क्लियर है? चलो दूसरी बात कर रहे हैं कि जो डायनसेफेलॉन होता है, इसके 5 हिस्से होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस एंड सबथैलेमस। क्लियर है? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मिड ब्रेन, जिसके 4 हिस्से होते हैं, टेक्टम, टेगमेंटम, सबस्टेंशिया नाइग्रा एंड क्रस सेरेब्राई। सुना तो होगा ये भी। ठीक है, इसके बाद में सबसे आखिरी आता है रोम्बेनसेफेलॉन, जिसमें पहले है मेडुला और पोन्स, और पीछे की तरफ है सेरेबेलम। क्लियर है? तो आप यहाँ देख भी सकते हैं। फिर किसी ने माइक ऑन किया। एपिलेप्टिक अटैक आते हैं क्या? एपिलेप्सी, मिर्गी। ये देखो ब्रेन का हिस्सा दिखा रहा हूँ, ये सेरेबेलम है, ये डायनसेफेलॉन, ये मिड ब्रेन, ये मोडुला पोन्स और ये सेरेबेलम। ठीक है, ये ब्रेन है, और नीचे जो दिख रही थी वो स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक, तो ये सीएनएस है। पीएनएस के अंदर आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व मिलके पीएनएस बनाते हैं। क्रेनियल नर्व 12 होती है
olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducent, facial, auditory, glossopharyngeal, vagus, spinal accessory and hypoglossal. तो ये cranial nerve ये क्रेनियल नर्व्स हमारी खोपड़े से निकलती है और हेड नेक को बेसिकली सप्लाई करती है, थोड़ा सा लंग्स को और स्टमक को भी करती है वेगस, बाकी सब यही है सप्लाई करती है। फिर 31 जोड़े होती है स्पाइनल नर्व्स, C8, T12, L5, S5, कॉकिक्स 1, ये मिलके बनाते हैं PNS। इसका भी एक स्पेशल डिवीजन होता है जिसे बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। उसके भी 2 डिवीजन होते हैं, सिंपैथेटिक जो दुख में, डर में, घबराहट में, जब हमारे पीछे कुत्ता शेर भागेगा या हम हॉरर मूवी देखेंगे या हमारे पास एग्जाम में पहली बार PM फर्स्ट का पेपर आया और हमने पढ़ा ही नहीं एज यूजुअल, तो जो हमारे साथ होता है वो सिंपैथेटिक सिस्टम करता है। और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक मतलब कि जो दुख में नहीं सुख में काम आता है, रिलैक्स, जैसे अभी हम सब रिलैक्स है मान लो, तो क्या चल रहा होगा हमारा पैरासिम्पैथेटिक। क्लियर है? चलो, तो ये इंट्रोडक्शन था नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन्स, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसके अलावा इससे 10 गुना ज्यादा कॉमन और एक सेल्स होती है जिसे न्यूरोग्लिया बोलते हैं। न्यूरोग्लिया सेल्स ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है, माइलिन शीथ बनाती है, मैक्रोफेजेस बनाती है जो कि ब्रेन को इन्फेक्शन से बचाती है। 10 गुना ज्यादा कॉमन ज्यादा होती संख्या में न्यूरॉन्स। एक न्यूरॉन होगा ब्रेन में तो 10 न्यूरोग्लिया होगी। क्लियर है? तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम में टॉपिक है पेपिलोडीमा। मैं आपको यही पढ़ाऊंगा आज, कम पढ़ा रहा हूं, आप थोड़ा सीख जाओ क्लास कैसे अटेंड की जाती है, तो हम कल पढ़ेंगे फिर से और मैं आपको इसकी पिक्स भी दे दूंगी। बट पेपिलोडीमा ये ऑप्थेल्मोलॉजी में भी जिनने मुझसे 3rd ईयर पढ़ा है उनको मैंने पढ़ाया था। ऑप्टिक डिस्क यदि स्वेल्ड अप हो जाए सूज जाए तो उसको पेपिलोडीमा बोलते हैं। अब ऑप्टिक डिस्क स्वेल्ड अप क्यों होगी भैया? ये ऑप्टिक नर्व इधर से निकली, ये ऑप्टिक नर्व इधर से निकली, ऑप्टिक कियाज्मा बना जो पिट्यूटरी ग्लैंड के आसपास है, और फिर ब्रेन से गुजरते हुए वो ऑसिपिटल लोब में घुसती है 17, 18, 19 नंबर एरिया में। आपने फंक्शनल एरिया ब्रेन सुने कि नहीं? 17, 18, 19 इज अ विजुअल एरियाज, है ना? 44, 44, 5 स्पीच एरिया, 3 to 1 सेंसरी एरिया, 41, 42 ऑडिटरी एरिया। सुने तो होंगे बेटा, आपने जरूर सुना होगा। तो मान लो कभी यदि ब्रेन ट्यूमर हो जाए, ब्रेन एब्सेस हो जाए, मेनिंजाइटिस इंसेफेलाइटिस हो जाए, कोई केवर्नस साइनस वगैरह फूल जाए ब्रेन में, किसी भी स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन बन जाए ब्रेन में जिससे इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाए, इसको बोलते हैं आईसीटी, इंट्राक्रेनियल टेंशन। यदि ये बढ़ जाए तो ऑप्टिक डिस्क में प्रेशर बढ़ेगा, सेंट्रल वेन ऑफ रेटाइना कंप्रेस होगी और ऑप्टिक डिस्क ड्रेन नहीं होगी और ऑप्टिक डिस्क में स्वेलिंग आ जाएगी। तो इस बीमारी को बोलते हैं पेपिलोडीमा। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें व्यक्ति ब्लड विजन हो जाती है, देखना बंद हो जाता है, धुंधला दिखाई देता है, कलर्ड हेलो जैसे धब्बे 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 दिखते हैं। और ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ये आईसीटी बढ़ने की वजह से हो रहा है। अब आईसीटी यानी इंट्राक्रेनियल टेंशन, अब वो ब्रेन ट्यूमर हो रहा है इसलिए भी बढ़ सकता है ना? हाइड्रोकेफेलस में सीएसएफ इकट्ठा हो रहा है इसलिए भी बढ़ सकता है, मेनिंजाइटिस इंसेफेलाइटिस हो सकता है तो भी बढ़ सकता है, सेरेब्रल हेमरेज हो गया तो भी बढ़ सकता है। तो पेपिलोडीमा तो छोटा मोटा कॉम्प्लिकेशन है, लकवा मार जाएगा, रेस्पिरेटरी सेंटर ब्लॉक हो जाएंगे, हार्ट रेट बंद हो जाएगी, व्यक्ति कोमा में चले जाएगा, मर सकता है, तो वो बड़े कॉम्प्लिकेशन है। बट ऑल्सो हम लोग को पेपिलोडीमा पढ़ना है। So the edema of optic papilla, optic nerve and optic disc is known as papilloedema. ठीक है, इसमें ऑप्टिक डिस्क बहुत ज्यादा पिंकिश दिखेगी, स्वेल्ड अप दिखेगी। ठीक है, देखो आपने ये फर्स्ट ईयर में जरूर ये ऑप्टिक पाथवे पढ़ा होगा, विजुअल पाथवे, ये आंखें, ये ऑप्टिक कियाज्मा है। ठीक है, तो कभी ये दबे तो भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलो तो कॉजेस देखते हैं पेपिलोडीमा के, क्या वजह हो सकती है। तो इंट्राक्रेनियल ट्यूमर या स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन, चाहे सेरेब्रल एब्सेस हो,
सेरेब्रल हेमरेज, क्लॉट बन गया हो ब्रेन में, है ना, गठाने बन गई है, सिस्ट बन गई है, तो जो जो भी वजह है इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ाएंगे, इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ाएगी, स्पेस ऑक्यूपाइंग कोई घाव बनेंगे ब्रेन में, वो सब पेपिलोडीमा कराएंगे। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन 160/100 से ज्यादा ब्लड प्रेशर आ रहा है कंटिन्यूसली किसी का, तो वो भी पेपिलोडीमा कराएंगे, क्योंकि खून इतना ज्यादा इनगॉज्ड हो जाएगा जुगुलर वेन वगैरह में, सुपीरियर वेना केवा में, कि फिर ये हमारी ऑप्टिक डिस्क वगैरह ड्रेन नहीं हो पाएगी। क्रोनिक नेफ्राइटिस, किडनी खराब हो गई है तो यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा तो ऑप्टिक डिस्क अगेन स्वेल्ड अप हो जाएगी, बिकॉज सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना का पानी फ्लूइड बाहर चले जाएगा। मेनिंजाइटिस, सेरेब्रल हेमरेज, सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना में थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म हो गया है, केवर्नस साइनस जो है, डू यू नो केवर्नस साइनस, आपने देखे, वे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में, बट अब हो सकता है आपको याद ना हो, है ना, और हो सकता है डायग्राम में कुछ लोग तो पहली बार ही देख रहे हो, ठीक है। तो ये जस्ट ये आंख है, ये ऑप्टिक क्याज्मा है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ध्यान से देखो, ये रहा केवर्नस साइनस ब्लू कलर का, ये बड़ी बड़ी वेन होती है हमारे इसमें, तो आपको ये कलर अब दिख रहा होगा ब्लू, दिस इज केवर्नस साइनस, ठीक है। तो ये केवर्नस साइनस में बहुत ज्यादा थ्रोम्बोसिस हो जाए, कचरा इकट्ठा हो जाए, तो भी ब्रेन वगैरह ऑप्टिक नर्व वगैरह ड्रेन नहीं हो पाएगी, ठीक है। ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है, एक बीमारी होती है, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ के आना, मैं कल पूछूंगा, GBS, गुलियन बेरी सिंड्रोम, गुलियन बेरी सिंड्रोम, GBS, ये एक बीमारी क्या है, आप थोड़ा पढ़ के आना तो मैं कल बताऊंगा। ग्रेव डिजीज विद एक्सोप्थेल्मस, अभी मैंने कल ही बताया था, थायराइडोक्सिकोसिस, तो टॉक्सिक गोइटर को ग्रेव डिसीज बोलते हैं, जिसमें आंखें बाहर आ जाती है प्रेशर की वजह से, इसमें भी ये हो सकता है, ऑर्बिट में ट्यूमर बन जाए, ठीक है। इन सब की वजह से क्या हो सकता है, पेपिलोओडीमा हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, एक टॉपिक और पढ़ा देता हूं, इसमें कोई बहुत ज्यादा बुक की जरूरत नहीं है इसलिए, ट्राइजेमाइनल न्यूरेलजिया। ट्राइजेमाइनल कौन से क्रेनियल नर्व थी, अभी मैंने पढ़ाया था, पांचवी, तो फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो 3 जगह सप्लाई करती है, आंख में, नाक में, कान में, है ना, 3 जेमिनीज होती है इसकी, 3 ब्रांचेस होती है, और ये दांतों को भी सप्लाई करती है, इसलिए कुछ लोग इसको डेंटिस्ट नर्व भी बोलते हैं। तो ये ट्राइजेमाइनल नर्व में जबरदस्त दर्द होता है, वजह इमोशनल डिस्टरबेंस की वजह से वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन इस्चेमिया हो, या फिर कोल्ड एक्सपोजर हो जाए, सडन वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन हो, या फिर कोई गठाने हो, वॉट एवर, इस वजह से जबरदस्त दर्द होता है ट्राइजेमाइनल नर्व में। आप सब लोगों ने आशाराम बापू का नाम जरूर सुना होगा, अभी जो जेल में है, तो उनको ट्राइजेमाइनल नर्व न्यूरल्जिया की जबरदस्त प्रॉब्लम थी, कोई आयुर्वेदिक दवाई लेते थे ठीक हो जाते थे, आई डोंट नो। हमारे इसमें मैक कार्ब, कैमोमिल्ला, कॉफिया, एकोनाइट, बहुत अच्छी दवाइयां हैं जो ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया पे काम करती है, मैक कार्ब स्पेशल है। तो इसको टिकडोलोकस भी बोलते हैं, ट्राइफेशियल न्यूरल्जिया भी बोलते हैं। इट इज अ पैरोक्सिमल अटैक ऑफ सीवियर पेन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व। ट्राइजेमाइनल नर्व का जहां जहां डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां वहां बेहतरीन एकदम से दर्द आता है, ठीक है। वजह एग्जैक्ट कॉज तो नहीं मालूम, बट हो सकता है कि कोई मस्कुलर एट्रोफी हो जाए, हो सकता है फेशियल हेमीपैरालिसिस हो जाए, या फिर कोई कंप्रेशन कर रहा है अंदर, ट्यूमर क्रेनियल नर्व्स को दबा रहा है, वायरल इन्फेक्शन, इस्चेमिक अटैक, इमोशनल एक्सपोजर, कोल्ड एक्सपोजर, ये सभी वजह ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया करा सकते हैं, ठीक है। चलो, उम्र 50 से 70 साल की उम्र वालों को ज्यादा होता है, इसलिए मैंने आशाराम बाबू का नाम बताया, 50 to 70 उम्र में ज्यादा होता है। इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से ज्यादा होने से वजह से थोड़ा फीमेल में कॉमन है, ठीक है। सडन ऑनसेट आता है, किस वजह से ये दर्द एकदम बढ़ जाता है, तो ट्रोमा ऑन द फेस, एक्सपोजर टू कोल्ड विंड, कोल्ड ठंडी हवाएं, इमोशनल अपसेट, फेशियल मूवमेंट, बहुत जोर जोर से हंसना, है ना, या ठंडे पानी से चेहरा धोना, ये सब ट्रिगर है, क्या है, ट्रिगर।
कहाँ कहाँ दर्द होगा? मैक्सिला मैंडिबुलर डिवीजन में, ऑप्थेल्मिक डिवीजन में, या मैक्सिलरी डिवीजन मतलब दांतों में, ठीक है, और कान में भी जा सकता है, ठीक है। दर्द कैसा होता है? सीवियर इंटेंसिव दर्द होता है, स्टेबिंग, चटके चोटते हैं ऐसे दर्द होता है, लैंसिडिंग शूटिंग, चुभ रहा है इस तरह का दर्द, नर्व पेन, जलता है, चटके मारता है, चुभता है, इस तरह का दर्द होता है। और इधर से उधर सटासट, इधर जैसे बिजली चमकती ना, एक्टिया रेसिमोसा पढ़ना, उसमें लिखा है इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन, फ्लाइंग इलेक्ट्रिक, एकदम यहाँ एकदम बिल्कुल ऐसा बहुत तेज दुखा, थोड़ा सा यहाँ बहुत दुखा, थोड़ा सा एकदम यहाँ दुखा, इलेक्ट्रिक फायर, इलेक्ट्रिक लाइक। ड्यूरेशन कुछ सेकंड से कुछ मिनटों तक हो सकता है। और जब जब इस तरह का कोल्ड एक्सपोजर या इमोशनल एक्सपोजर होगा, फिर ये समस्या बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो, इन्वेस्टिगेशन में सीटी एमआरआई करा लेना। एक बहुत अच्छी दवाई है टैग्रेटॉल, 200 मिलीग्राम, है ना, दिन में 3 या 4 बार देना पड़ती है, बहुत बढ़िया काम करती है। साथ में स्टेरॉइड भी दीजिए, डेक्सामेथासोन, वो भी इसमें हेल्प करेगा, ठीक है। चलो, तो अब मैं कल ही पढ़ाऊंगा, मैं इस बुक की फोटोज आपको देता हूँ, आप पीडीएफ बना लेना। कल हम पढ़ेंगे बेल्स पाल्सी, ठीक है। नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो एक भी क्लास लेक्चर मिस मत करना। शार्प 10:15 आ जाया करो भैया आप लोग, मुझसे जुड़ने से पहले। क्लियर? कर दो एग्जिट, नहीं तो मेरा दिमाग खराब होगा, तो फिर मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, है ना, मजा नहीं आएगा।